हेलो बॉयज एंड गर्ल्स, कैसे हैं आप लोग? सब सेफ हैं, मस्त हैं। चलिए आज हम लोग कॉस्टिंग का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर, स्टार्टिंग चैप्टर्स में कॉस्ट शीट करेंगे। कॉस्ट शीट या कॉस्ट स्टेटमेंट, और उसके बारे में समझेंगे। तो आइए हम लोग कॉस्ट शीट पर बात करते हैं। आइए लेट्स सी कॉस्ट शीट। ठीक है, तो कॉस्ट शीट सबसे पहले तो यह समझना जरूरी है कि कॉस्ट होता क्या है। व्हाट इज कॉस्ट? तो कॉस्ट क्या होता है बच्चों? व्हाट इज कॉस्ट? कॉस्ट क्या होता है? कॉस्ट, जब हम लोग कॉस्ट के बारे में बात करते हैं तो हमारे दिमाग में मनी कॉस्ट आ जाता है, सीधा सीधा। हम सोचते हैं कि जो पैसा रुपया हम दे रहे हैं वही कॉस्ट है। ठीक है, एक जनरल मैन कॉस्ट से यही समझता है कि जो पैसा रुपया वो सामान खरीदने में खर्चा कर रहा है वही कॉस्ट। एक जनरल आदमी क्या समझता है? एक जनरल आदमी यही समझता है कि जो रुपया पैसा वो खर्चा कर रहा है वही कॉस्ट, यही तो समझता है। लेकिन मेरा क्वेश्चन है आप ऑनलाइन वाले बच्चों से भी और ऑफलाइन वाले बच्चों से भी, ऑफलाइन वाले तो मेरे को यहां बता ही देंगे, ऑनलाइन वाले भी बताएंगे कि मान लो सपोजिंगली मिस्टर एक्स के पास, मिस्टर एक्स हैज सम टिम्बर। टिम्बर मतलब लकड़ी होती है, वुड। ठीक है, नेल्स, ग्लू, ये सब उसके पास है, और उसने टेबल बना लिया, उससे टेबल बना लिया। तो क्या टेबल फ्री ऑफ कॉस्ट बन गया? ना, क्वेश्चन इज क्या टेबल फ्री ऑफ कॉस्ट बन गया? क्या टेबल फ्री ऑफ कॉस्ट है? दिस इज द क्वेश्चन। सोचो सोचो। नहीं। ऑफलाइन वाले बच्चों ने जवाब दिया नहीं, ऑनलाइन वालों ने भी जवाब दिया नहीं। नहीं, क्योंकि ये जो टिम्बर है, वुड है, नेल्स है, ग्लू है, इसको अगर हम आज एक्वायर करने जाएंगे तो इसका कुछ कॉस्ट लगेगा, ये बिना पैसे के नहीं मिलने वाला। तो इसीलिए ये टेबल जो है फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं बना। ये टेबल जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं बना। इज इट ओके? ये टेबल जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं बना है। इज इट ओके? तो अब यहां से बच्चों हमने क्या सीखा? व्हाट डिड वी लर्न फ्रॉम हियर? हमने क्या सीखा? हमने सीखा, हम सब लिख रहे हैं, जो मेरे दिमाग में है वो आपकी कॉपीज में होना चाहिए। व्हाट शुड बी, व्हाट इज इन माई माइंड शुड बी ऑन योर कॉपीज। बट सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या पता है? रिलेटिंग टू टॉपिक। दिमाग में तो और भी बहुत सारी बातें हैं, सारी बातें तो कॉपी में नहीं बता सकता, लिख भी नहीं सकते, प्रॉब्लम हो जाएगी। तो कॉस्ट क्या होता है जी? कॉस्ट इज sacrifice of resources to produce an article. Cost is sacrifice of resources to produce an article. कॉस्ट का मतलब होता है, कॉस्ट इज सैक्रिफाइस ऑफ रिसोर्सेज टू प्रोड्यूस एन आर्टिकल। ठीक है, तो कॉस्ट सैक्रिफाइस ऑफ रिसोर्सेज है टू प्रोड्यूस एन आर्टिकल। यहां तक हम लोग क्लियर है एकदम? कोई तरह का दिक्कत? कोई तरह का दिक्कत नहीं है। तो अब कॉस्ट को एलिमेंट वाइज 3 पार्ट में बांटा गया है। एलिमेंट वाइज ये जो बांटा गया, एलिमेंट वाइज बांटा गया है। मेरी राइटिंग बहुत सुंदर है, आप थोड़ा और सुंदर मत लिखिएगा मेरे तरह। एलिमेंट वाइज कॉस्ट 3 पार्ट में बांटा गया है बच्चों। एक मटेरियल कॉस्ट होता है, एक लेबर कॉस्ट होता है, और एक अदर कॉस्ट होता है। ठीक है, एक होता है डायरेक्ट मटेरियल, एक होता है इनडायरेक्ट मटेरियल। एक होता है डायरेक्ट लेबर, एक होता है इनडायरेक्ट लेबर। एक होता है डायरेक्ट एक्सपेंसेस,
एक होता है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, ठीक है, राइट इट डाउन। प्लीज राइट इट डाउन, उसके बाद हम डिस्कस करते हैं इसको, सब लिख लें। ओके गाइज एंड गर्ल्स, तो अब हमारा क्वेश्चन है डायरेक्ट मटेरियल क्या होता है। डायरेक्ट मटेरियल आर दोज मटेरियल, हम थोड़ा लिखेंगे भी, डायरेक्ट मटेरियल आर दोज मटेरियल which can be directly identified with the product, which can be directly identified with the product, directly identified with the product, प्रोडक्ट के साथ डायरेक्टली आइडेंटिफाई होगा, एंड वैल्यू वाइज they are significant, value wise they are significant, value wise they are significant। ये जो डायरेक्ट मटेरियल होता है ना, ये डायरेक्टली आइडेंटिफाइड विद द प्रोडक्ट होता है। जैसे आप शर्ट पहन के रखे हो या टी शर्ट पहन के रखे हो, तो कोई भी देख के बोलेगा कि ये कपड़े से बना है, तो कपड़ा डायरेक्टली आइडेंटिफाइड हो रहा है, क्लोथ इन केस ऑफ शर्ट। प्लस अगर मान लेते 1000 शर्ट का कॉस्ट है, तो आप आराम से बोल सकते हो कि 500 से 600 का कपड़ा होगा। तो वैल्यू वाइज उसका बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस होता है। तो जो वैल्यू वाइज सिग्निफिकेंट होगा और जो डायरेक्टली आइडेंटिफाइड हो सकता है प्रोडक्ट के साथ, उसी को हम डायरेक्ट मटेरियल बोलते हैं, उसी को हम डायरेक्ट मटेरियल बोलते हैं। वैल्यू वाइज जो सिग्निफिकेंट होगा और प्रोडक्ट के साथ डायरेक्टली आइडेंटिफाई हो सकता है, उसी को हम डायरेक्ट मटेरियल बोलते हैं। क्लोथ, एक एग्जांपल दिया मैंने आपको, आप लिख सकते हो क्लोथ इन केस ऑफ शर्ट, क्लोथ इन केस ऑफ शर्ट, वुड इन केस ऑफ फर्नीचर, वुड इन केस ऑफ फर्नीचर, वुड इन केस ऑफ फर्नीचर। तो डायरेक्टली आइडेंटिफाइड विद द प्रोडक्ट और वैल्यू वाइज दे आर सिग्निफिकेंट। अब इनडायरेक्ट मटेरियल में क्या है, दे आर नॉट डायरेक्टली आइडेंटिफाइड विद द प्रोडक्ट, दे आर नॉट डायरेक्टली आइडेंटिफाइड विद द प्रोडक्ट, नॉट डायरेक्टली आइडेंटिफाइड, ठीक है। और अगर कुछ कुछ डायरेक्टली आइडेंटिफाई हो भी जाए तो वैल्यू वाइज दे आर इनसिग्निफिकेंट, वैल्यू वाइज इनसिग्निफिकेंट, वैल्यू वाइज उनका सिग्निफिकेंस नहीं होता है, वैल्यू वाइज दे आर इनसिग्निफिकेंट। एग्जाम्पल, आई एम गिविंग यू गुड एग्जाम्पल, बटन्स, बटन्स इन केस ऑफ शर्ट। यार 1000 रुपया का शर्ट, कॉस्ट प्राइस अगर 1000 रुपया है शर्ट का, उसमें बटन 2 रुपए का लगता है, 3 रुपए का लगता है, बहुत ज्यादा। थ्रेड, थ्रेड कितना का लगता है, वही 2 रुपया 1 रुपया का। माने वो अगर दिख भी रहा है प्रोडक्ट के साथ तो उसका वैल्यू वाइज कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, हाँ, वैल्यू वाइज कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। तो बटन्स, थ्रेड इन केस ऑफ शर्ट, नेल्स एंड ग्लू, नेल्स एंड ग्लू इन केस ऑफ फर्नीचर। इज इट ओके? तो डायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट मटेरियल आप समझ गए, डायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट मटेरियल आप समझ गए। यू हैव अंडरस्टूड डायरेक्ट मटेरियल, यू हैव अंडरस्टूड इनडायरेक्ट मटेरियल, बिल्कुल। सो गाइज एंड गर्ल्स, डायरेक्ट लेबर का भी यही बात है, जो प्रोडक्शन प्रोसेस में डायरेक्टली इन्वॉल्व होता है उसको बोलते हैं डायरेक्ट लेबर, ठीक है। और जो प्रोडक्शन प्रोसेस में डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होता है वो होता है इनडायरेक्ट लेबर। और डायरेक्ट लेबर का भी सेम बात है, वैल्यू वाइज वो सिग्निफिकेंट होता है, और इनडायरेक्ट लेबर का वैल्यू वाइज वो सिग्निफिकेंट नहीं होता है। जैसे ये सेम चीज डायरेक्ट एक्सपेंस और इनडायरेक्ट एक्सपेंस में भी है, सेम चीज, कुछ अलग नहीं है। तो इसीलिए मैं दोबारा नहीं लिख रहा, आप समझ जाएंगे, खाली मैं एग्जांपल बताऊंगा तो आप समझ जाएंगे।
जैसे एग्जाम्पल, डायरेक्ट लेबर समझ गए कि भाई प्रोडक्शन प्रोसेस में डायरेक्टली इन्वॉल्व होता है, डायरेक्टली पार्ट लेता है और वैल्यू वाइज बहुत सिग्निफिकेंट है। इनडायरेक्ट लेबर क्या है कि वो डायरेक्टली आइडेंटिफाई नहीं हो सकता या डायरेक्टली प्रोडक्शन में पार्ट नहीं लेता है और वैल्यू वाइज इनसिग्निफिकेंट होता है। जैसे बेस्ट एग्जांपल है टेलरिंग चार्जेस इन केस ऑफ शर्ट, कारपेंटर वेजेस इन केस ऑफ फर्नीचर, राइट? क्लियर है? इनडायरेक्ट लेबर पर अगर आप बात करें, इफ यू टॉक अबाउट इनडायरेक्ट लेबर, अगर इनडायरेक्ट लेबर पे आप बात करेंगे तो इनडायरेक्ट लेबर में जैसे वॉचमैन सैलरी, वॉचमैन कभी भी प्रोडक्शन प्रोसेस में डायरेक्टली पार्ट नहीं लेता, वो गुड्स बनाता नहीं है, बस वो प्रोटेक्शन करता है। अकाउंटेंट सैलरी, अकाउंटेंट सैलरी, अकाउंटेंट सैलरी, अकाउंटेंट सैलरी। सो गाइज ये तो क्लियर हो गया। डायरेक्ट एक्सपेंसेस में जो डायरेक्टली रिलेटेड होता है प्रोडक्शन से, जो डायरेक्टली प्रोडक्ट के साथ रिलेटेड होता है वो डायरेक्ट एक्सपेंस होता है। जैसे कैरेज इनवर्ड, कैरेज इनवर्ड, रॉयल्टी ऑन प्रोडक्शन, रॉयल्टी ऑन प्रोडक्शन। सिमिलरली ऐसे भी एक्सपेंसेस होते हैं जो प्रोडक्शन से डायरेक्टली रिलेटेड नहीं होते, इनडायरेक्टली रिलेटेड होते हैं, इनडायरेक्ट नेचर के होते हैं। एग्जाम्पल जैसे फैक्ट्री रेंट, प्रोडक्शन से रिलेटेड है लेकिन डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है। ऑफिस लाइटिंग, इलेक्ट्रिसिटी, ये सब इनडायरेक्ट एक्सपेंस हो गया। इज इट ओके? दिस आर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। पूरा क्लियर है? अब हम बात करेंगे, आगे आप इतना लिख लो फिर आगे बढ़ते हैं। लिख लो यहां तक। तो गाइज एक बेसिक आइडिया आपको मिल गया डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का। अब मैं आपको जो बताना चाहता हूं, ये देखो, जो डायरेक्ट मटेरियल है, जो डायरेक्ट लेबर है और जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, ये तीनों मिला देते हैं हम। ध्यान दो, मैंने डायरेक्ट वाला तीनों मिलाया है, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये तीनों मैंने मिला दिया। तीनों को मिला के क्या बोलेंगे? प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट, प्राइम कॉस्ट के बगल में आप क्या लिख सकते हैं? सम टोटल ऑफ डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस। और इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, इसको बोलेंगे ओवरहेड्स। सर के ऊपर से जा रहा है ना सारा, इसलिए ओवरहेड्स, ओवरहेड्स। इसमें क्या होगा? सम टोटल ऑफ इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। इज इट ओके? यहां तक हम लोग क्लियर है एकदम। अब हम आगे बढ़ेंगे। इज इट ओके? अब ये तो याद रहेगा, प्राइम कॉस्ट इज द सम टोटल ऑफ डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ओवरहेड इज द सम टोटल ऑफ इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। अब इसका बाइफर्केशन, सबसे पहला होता है फैक्ट्री ओवरहेड्स, दूसरा होता है एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड,
तीसरा होता है सेलिंग ओवरहेड, चौथा होता है डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, पांचवा होता है फैक्ट्री ओवरहेड, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, सेलिंग ओवरहेड, डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, ठीक है, रिसर्च ओवरहेड, ठीक है, इज दैट ओके? अब बेसिकली फैक्ट्री ओवरहेड क्या होता है? द बेसिक क्वेश्चन इज व्हाट इज फैक्ट्री ओवरहेड्स? तो एक तो फैक्ट्री ओवरहेड सबसे पहले आप समझ लो कि ये हमेशा फैक्ट्री में इनकर्ड होता है, इनकर्ड इन फैक्ट्री, फैक्ट्री में लगता है फॉर द पर्पज ऑफ प्रोडक्शन, इनकर्ड इन फैक्ट्री फॉर द पर्पज ऑफ प्रोडक्शन, ये फैक्ट्री में लगता है प्रोडक्शन के पर्पज के लिए, ठीक है, इनकर्ड इन फैक्ट्री फॉर द पर्पज ऑफ प्रोडक्शन, पहला। दूसरा एग्जाम्पल है, ठीक है, इसका एग्जाम्पल क्या होगा? इसका एग्जाम्पल होगा जो भी खर्चा फैक्ट्री में लगता है फॉर द पर्पज ऑफ प्रोडक्शन विच इज ऑफ इनडायरेक्ट नेचर, क्योंकि ओवरहेड्स जो है वो इनडायरेक्ट है मेरे भाई, इनडायरेक्ट है। तो इनकर्ड इन फैक्ट्री फॉर प्रोडक्शन, एग्जाम्पल फैक्ट्री रेंट, indirect wages, power and fuel, consumables, ये सारा एग्जाम्पल हो गया आपके फैक्ट्री ओवरहेड का, ठीक है। इसका और भी नाम है, फैक्ट्री ओवरहेड को हम लोग प्रोडक्शन ओवरहेड भी बोलते हैं, डायरेक्ट ओवरहेड भी बोलते हैं, ठीक है, प्रोडक्शन ओवरहेड, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड या डायरेक्ट ओवरहेड। फैक्ट्री ओवरहेड इज ऑल्सो नोन एज मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड, इट इज ऑल्सो नोन एज मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड, ठीक है, इसको हम लोग मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड भी बोलते हैं, प्रोडक्शन ओवरहेड भी बोलते हैं, या फिर हम लोग डायरेक्ट ओवरहेड भी बोलते हैं। तो ये एकदम क्लियर हो गया, ये एकदम क्लियर हो गया, इज इट ओके? समझ गए आप लोग? नाउ तो फैक्ट्री ओवरहेड हम लोग समझ गए बच्चों, वी हैव अंडरस्टूड फैक्ट्री ओवरहेड नाइसली। एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड इज इनकर्ड इन ऑफिस, ऑफिस में लगाते हैं, इनकर्ड इन ऑफिस फॉर द पर्पज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल, फॉर द पर्पज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन और कंट्रोल के लिए। इसमें क्या क्या एग्जांपल हो सकता है? जो भी खर्चा ऑफिस में लगता है, जैसे ऑफिस रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, ऑफिस का इलेक्ट्रिसिटी, जनरल मैनेजर सैलरी, सैलरी ऑफ एन अकाउंटेंट, ये सारा का सारा ऑफिस ओवरहेड का पार्ट है। दिस ऑल आर पार्ट ऑफ ऑफिस ओवरहेड। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसको हम लोग ऑफिस ओवरहेड भी बोलते हैं, इट इज ऑल्सो नोन एज ऑफिस ओवरहेड, जनरल ओवरहेड, इसको जनरल ओवरहेड भी बोला जाता है, इट इज नोन एज जनरल ओवरहेड ऑल्सो, ठीक है। लिख लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं, लिख लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं, राइट इट डाउन एवरीवन। क्लियर है एकदम सबको? ऑफलाइन ऑनलाइन सब बच्चे क्लियर हैं? सर आवाज तो आ रही है पर आप स्क्रीन पे दिख नहीं रहे हैं। दिख जाऊंगा भाई, दिख जाऊंगा, इसके बाद आ जाओ। चलो सेलिंग ओवरहेड आ जाओ बच्चों, सेलिंग ओवरहेड। अब सेलिंग ओवरहेड आपको पता है ये क्यों लगेगा? क्योंकि हम अपना सेल्स बढ़ाने की कोशिश करेंगे। इट इज इनकर्ड इन ऑर्डर टू इंक्रीज द सेल्स, इट इज इनकर्ड फॉर इंक्रीजिंग सेल्स, इसका पर्पज होता है सेल्स बढ़ाना। इट इज इनकर्ड फॉर इंक्रीजिंग सेल्स, हमारा
इसको लगाने का तात्पर्य होता है, लगाने का उद्देश्य होता है कि हम सेल्स बढ़ाएं, मतलब इन ऑर्डर टू इंक्रीज सेल्स दिस एक्सपेंडिचर इज इनकर्ड। ओवरहेड्स है तो डेफिनेटली इनडायरेक्ट है। अब इसका एग्जांपल होता है एडवर्टीजमेंट, सेल्समैन सैलरी, others incurred for increasing sales, example है advertisement, salesman salary and others। ठीक है, इज इट ओके? इसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड क्यों लगता है? इट इज इनकर्ड फॉर द पर्पज ऑफ making the goods reach, from manufacturer to consumer। मैन्युफैक्चरर से कंज्यूमर को पहुंचाने के लिए यह खर्चा लगाया जाता है, जैसे डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, गोडाउन चार्जेस, डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, गोडाउन चार्जेस एंड अदर्स। आई होप एवरीबडी इज क्लियर। डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, गोडाउन चार्जेस मतलब गुड्स को पहुंचाना है मैन्युफैक्चरर से कंज्यूमर तक। ठीक है। रिसर्च ओवरहेड, रिसर्च क्या क्या चीज का हो सकता है? रिसर्च ऑफ प्रोडक्ट्स, रिसर्च ऑफ मार्केट्स, रिसर्च ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेस। रिसर्च जो है वो प्रोडक्ट्स का हो सकता है, मार्केट का हो सकता है, प्रोडक्शन प्रोसेस का हो सकता है। रिसर्च कैन बी ऑफ प्रोडक्ट्स, रिसर्च कैन बी ऑफ मार्केट्स, रिसर्च कैन बी ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेस। तो याद रखो बच्चों, मित्रों, भाइयों, ध्यान रखो, प्रोडक्ट्स और मार्केट का रिसर्च सेलिंग पर्पस के लिए होता है इन ऑर्डर टू इंक्रीज द सेल्स। तो कहीं ना कहीं रिसर्च ऑफ प्रोडक्ट एंड रिसर्च ऑफ मार्केट इज पार्ट ऑफ सेलिंग ओवरहेड। Why do a company research on products? न्यू प्रोडक्ट का इनोवेशन एक कंपनी क्यों करेगी? क्योंकि उसको अपना सेल्स बढ़ाना है। नए मार्केट का रिसर्च क्यों करेगी? क्योंकि उसको अपना सेल्स बढ़ाना है। तो प्रोडक्शन, अगर प्रोडक्ट का और मार्केट का रिसर्च हो रहा है तो इसका मतलब वो सेल्स बढ़ाने के लिए कर रही है एंड इट विल बी पार्ट ऑफ सेलिंग ओवरहेड। बट प्रोडक्शन प्रोसेस का अगर वो इनोवेशन कर रही है, नया प्रोडक्शन प्रोसेस या फिर नया प्रोडक्शन प्रोसेस का रिसर्च कर रही है, तो उसका पर्पस है कॉस्ट कम करना। तो कहीं ना कहीं वो प्रोडक्शन डायरेक्टली रिलेटेड है प्रोडक्शन से। एक्सपेंस इनडायरेक्ट है पर डायरेक्टली रिलेटेड टू प्रोडक्शन है, तो फैक्ट्री ओवरहेड्स का पार्ट होगा। दैट विल बी पार्ट ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड्स। सो आई होप ये आपको क्लियरली समझ में आ गया। यू हैव अंडरस्टूड दिस थिंग्स क्लियरली। यहां तक आप लोग सब समझ गए? एक बार आप यहां तक लिख लीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। यहां तक लिख लीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो बच्चों, हम लोग यहां तक तो सीख गए, ओवरहेड्स वगैरह के बारे में पूरा क्लियर हो गया हम लोगों को। अब हम लोग ना कॉस्ट शीट का फॉर्मेट सीखते हैं। पहले कॉस्ट शीट ऑफ, जिसका नाम होगा वो लिख देंगे, कॉस्ट शीट ऑफ चालाक राम। ठीक है। फॉर द पीरियड एंडेड, जो भी पीरियड होगा, ईयर, मंथ, जो लिखा हुआ होगा लिख देंगे। फॉर द पीरियड एंडेड, इसमें फॉर्मेट है, स्टेटमेंट है ये बेसिकली। पर्टिकुलर्स अमाउंट पर्टिकुलर्स अमाउंट। तो बच्चों ध्यान क्या देना है हमको? सबसे पहले डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम या रॉ मटेरियल कंज्यूम एक ही बात होता है। डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम या रॉ मटेरियल कंज्यूम, डायरेक्ट वेजेस या लेबर,
और डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये तीनों को हम मिला देंगे, मिलाकर ऐड करेंगे। तो हम लोग अभी करके आए हैं, इसी को बोलते हैं प्राइम कॉस्ट। दिस इज टर्म्ड एज प्राइम कॉस्ट, इसी को हम लोग प्राइम कॉस्ट बोलते हैं। दिस इज टर्म्ड एज प्राइम कॉस्ट, ठीक है, इसी को प्राइम कॉस्ट बोलते हैं। उसके बाद हम इसमें फैक्ट्री ओवरहेड्स ऐड करते हैं। फिर हम एडजस्टमेंट करते हैं ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस का। ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस ऐड होता है, क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस माइनस होता है, नेट फिगर जो होगा बाहर आ जाएगा। और एडजस्टमेंट करने के बाद उसको हम बोलेंगे वर्क्स कॉस्ट या फैक्ट्री कॉस्ट। वर्क्स कॉस्ट या फिर फैक्ट्री कॉस्ट, यहां तक लिख लो। तो पहले क्या हुआ, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, तीनों को ऐड कर दिया गया। तीनों को ऐड करके आया प्राइम कॉस्ट, उसमें फैक्ट्री ओवरहेड्स ऐड हुआ। अब फैक्ट्री ओवरहेड क्या होता है आपको पता है, फैक्ट्री ओवरहेड ऐड किया हमने, उसमें ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस ऐड किया और क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस माइनस किया। वर्क इन प्रोग्रेस क्या होता है मैं बताऊंगा। ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस ऐड किया और क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस माइनस किया, तो हमको मिल गया वर्क्स कॉस्ट या फिर फैक्ट्री कॉस्ट, ठीक है, वर्क्स कॉस्ट या फिर फैक्ट्री कॉस्ट, यहां तक लिख लो। फिर आगे बढ़ते हैं, वर्क्स कॉस्ट या फिर फैक्ट्री कॉस्ट। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे वर्क्स कॉस्ट या फैक्ट्री कॉस्ट, यहां तक लिख लो। तो गाइस यहां तक तो हो गया। अब इसके बाद हम चलते हैं, अब फैक्ट्री में प्रोडक्शन वगैरह हो चुका है, अब उसकी एंट्री ऑफिस में होगी। एंट्री ऑफिस में होगी मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स। एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स ऐड करके जो फिगर हमको मिलेगा उसको हम बोलते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। फिर हम ऐड करते हैं ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स। तो इसको बोलते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल मतलब टोटल हमारे पास कितना गुड्स है जो हम बेच सकते हैं। टोटल कितना गुड्स है जो हम बेच सकते हैं, जितना हमने बनाया और जितना हमारे पास ओपनिंग स्टॉक था, दोनों को मिला देंगे तो हमको पता चल जाएगा कि इतना टोटल गुड्स है जो हम बेच सकते हैं। एक्चुअली कितना बेचे वो अलग है, लेकिन कितना बेच सकते हैं ये पता चल जाएगा। इसमें से लेस करो, इसमें से लेस करो, लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स लेस करने के बाद जो फिगर हमको मिलता है उसको हम बोलते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, उसको हम लोग बोलते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ठीक है। I think we are clear till this point, guys, all of us. All of us are clear till this point. Now, अब हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड को हम ऐड करेंगे। एक्सपेंस बोल लो या ओवरहेड बोल लो, इसको हम ऐड करेंगे। तो इसको ऐड करने के बाद हमारे पास जो फिगर आएगा उसको बोला जाता है कॉस्ट ऑफ गुड, कॉस्ट ऑफ सेल्स, कॉस्ट ऑफ सेल्स, कॉस्ट ऑफ सेल्स, उसको बोला जाता है कॉस्ट ऑफ सेल्स। मतलब ये एक तरह से टोटल कॉस्ट आ गया, जो गुड्स हम लोग बेचे हैं उसका टोटल कॉस्ट आ गया, कॉस्ट ऑफ सेल्स। इसके बाद हम
ऐड करेंगे, प्रॉफिट होगा तो ऐड होगा, ऑब्वियसली लॉस होगा तो माइनस होगा। प्रॉफिट होगा तो ऐड होगा, लॉस होगा तो माइनस होगा, और फाइनल फिगर आ जाएगा सेल्स। फाइनल फिगर आ जाएगा सेल्स। फाइनल फिगर विल बी सेल्स। प्लीज यहां तक लिखकर कंप्लीट करो। प्लीज यहां तक लिखकर कंप्लीट करो सबको ही। चलिए आप सब 2 मिनट फॉर्मेट याद कीजिए, पढ़िए, मैं पूछूंगा आप लोगों से। गो थ्रू द फॉर्मेट फॉर 2 मिनट्स, आई विल आस्क यू। पढ़िए प्लीज सबको ही, मैं देख रहा हूं। ऑनलाइन वाले बच्चे भी पढ़िए, मेरे ध्यान पूरी आप पर है। ऑनलाइन वाले बच्चों, ऑफलाइन वाले बच्चों भी पढ़े, मैं पूरा ध्यान दे रहा हूं आप सभी पर। प्लीज पढ़िए। तो बच्चों आप लोगों ने लर्न कर लिया। अब एकदम सिंपल है, याद रखिए कैसे याद रखना है। सबसे पहले हम डायरेक्ट मटेरियल खरीदेंगे और उस पर जो खर्चा लगेगा लगाकर उसको फैक्ट्री में भेजेंगे, उसमें लेबर काम करेगा फैक्ट्री में, और उस पर जो भी डायरेक्ट खर्चा होना है सब होना है। ये सभी मिलाकर प्राइम कॉस्ट हो जाएगा। मतलब डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस बिकम्स प्राइम कॉस्ट। फिर फैक्ट्री में और कुछ खर्चे उस पर लगेंगे जो प्रोडक्शन नेचर के होंगे, जो इनडायरेक्ट नेचर के भी होंगे, मतलब फैक्ट्री ओवरहेड। और एडजस्टमेंट करेंगे हम ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस और क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस का। ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस हम ऐड करेंगे और क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस हम माइनस करेंगे। और ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस ऐड करने के बाद और क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस माइनस करने के बाद वी विल गेट वर्क कॉस्ट। वर्क कॉस्ट आ जाएगा, जिसको हम लोग फैक्ट्री कॉस्ट भी बोलेंगे। अब भैया प्रोडक्शन हो गया। प्रोडक्शन हो गया। प्रोडक्शन होने का ही मतलब है कि अब हमको करना क्या है। प्रोडक्शन होने के बाद उसकी एंट्री करनी है, हिसाब किताब रखना है। हिसाब किताब कहां रखा जाता है? ऑफिस में। तो ऑफिस का खर्चा लगेगा और आ जाएगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स ऐड करेंगे, वी गेट कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। उसमें से क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स माइनस करेंगे, वी गेट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। और फिर सेलिंग ओवरहेड, उसको बेचने के लिए जो खर्चा किए, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड ऐड करेंगे, वी गेट कॉस्ट ऑफ सेल्स। प्रॉफिट को एडजस्ट करेंगे, प्लस करेंगे प्रॉफिट, या लॉस होगा तो माइनस करेंगे, एंड वी फाइनली गेट द फिगर ऑफ सेल्स। तो इस तरीके से आपको याद रहने वाला है। तो ठीक है, आई थिंक एकदम क्लियर हो गया, समझ गए आप सभी। सो गाइज आई थिंक यहां तक हम लोग क्लियर हो गया है। अब कुछ इंपॉर्टेंट ट्रीटमेंट्स हैं जो सीखने हैं, इंपॉर्टेंट बातें, गीता ज्ञान। जीवन का सार गीता ज्ञान, कौशिक का सार कॉस्ट का ज्ञान। कॉस्ट रूपी गीता का ज्ञान लेना है हम लोगों को, लाइफ में स्मूथनेस बनी रहे तो गीता का ज्ञान लेते हैं। सिमिलरली कॉस्ट में स्मूथनेस बनी रहे तो कॉस्ट की गीता का ज्ञान लेते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है रॉ मटेरियल कंज्यूम या डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम कैसे निकालते हैं। डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम या फिर रॉ मटेरियल्स कंज्यूम कैसे निकालते हैं। नाउ दैट इज द क्वेश्चन। ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल्स, purchases of raw material, plus direct expenses on raw material। डायरेक्ट मटेरियल एक्सपेंसेस में जैसे कैरेज इनवर्ट इज द बेस्ट एग्जांपल, गुड्स लाने का जो खर्चा लगता है, और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल माइनस करते हैं, सब नेट करके वी हैव रॉ मटेरियल कंज्यूम। इज दैट ओके? इज दैट क्लियर विथ एवरीवन? रॉ मटेरियल कंज्यूम निकल गया। नाउ वी शैल मूव अहेड।
इज दैट ओके विद एवरीवन? नाउ रॉ मटेरियल कंज्यूम तक हम लोगों को समझ में आ गया। उसके बाद अब हमारा दूसरा क्वेश्चन है, वर्क इन प्रोग्रेस क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय वर्क इन प्रोग्रेस? ये हम सबका लिखना हो गया है, सभी बच्चे लिख चुके हैं। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। रॉ मटेरियल कंज्यूम समझ में आ गया हम लोग को कि भाई कितना रॉ मटेरियल हमने यूज किया, जितना ओपनिंग स्टॉक था वो यूज किया, जितना खरीदा था वो यूज किया, उसके पीछे जो खर्चा लगा वो हम ऐड कर दिए, और जो बचा हुआ है वो अभी तक यूज नहीं हुआ इसलिए माइनस कर दिए। अब सेकेंड है वर्क इन प्रोग्रेस। वर्क इन प्रोग्रेस, वर्क इन प्रोग्रेस, पहले तो समझो वर्क इन प्रोग्रेस का मतलब क्या होता है। इट मींस सेमी फिनिश्ड गुड्स, सेमी फिनिश्ड गुड्स, इट मींस सेमी फिनिश्ड गुड्स और हाफ फिनिश्ड, मतलब काम थोड़ा हुआ है थोड़ा नहीं हुआ है, थोड़ा हुआ है थोड़ा नहीं हुआ है। मान लो अगर हमारा शर्ट बनाने का बिजनेस है तो शर्ट की कटिंग हो गई है, कपड़े की कटिंग हो गई है, पर अभी सिलाई नहीं हुई है मान लो, या सिलाई हुई है तो बटन नहीं लगा है, कॉलर नहीं लगा है, पैकिंग नहीं हुई है। तो वर्क इन प्रोग्रेस मींस सेमी फिनिश्ड गुड्स। नॉर्मली लिख रहे हैं हम लोग, नॉर्मली वर्क इन प्रोग्रेस इज वैल्यूड एट फैक्ट्री कॉस्ट। फैक्ट्री कॉस्ट पर इसका वैल्यूएशन होता है क्योंकि इसमें कुछ इनडायरेक्ट खर्चा फैक्ट्री का लग चुका होता है, ऐसा हम मानते हैं। नॉर्मली वर्क इन प्रोग्रेस इज वैल्यूड एट फैक्ट्री कॉस्ट। नॉर्मली हम लोग वर्क इन प्रोग्रेस को वैल्यू करते हैं फैक्ट्री कॉस्ट पे, ठीक है। नॉर्मली वर्क इन प्रोग्रेस इज वैल्यूड एट फैक्ट्री कॉस्ट। इज इट ओके? नॉर्मली वर्क इन प्रोग्रेस इज वैल्यूड एट फैक्ट्री कॉस्ट, बट अच्छा, बट बाद में लिखेंगे। नॉर्मली वर्क इन प्रोग्रेस इज वैल्यूड एट फैक्ट्री कॉस्ट, फैक्ट्री कॉस्ट पे वैल्यू होता है। ओपनिंग वाला ऐड होता है, ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस इज एडेड, ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस इज एडेड since it is completed during the years, since it is completed during the year, since it is completed during the year। ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस जो है वो ऐड किया जाता है क्योंकि वो इस साल कंप्लीट किया गया। क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस इज डिडक्टेड, क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस इज डिडक्टेड, closing work in progress is deducted because it remains unfinished during the year, because it remained unfinished during the year। राइट? वर्क इन प्रोग्रेस जो है वो कंप्लीट होता है साल भर के बीच में। Closing work in progress is deducted because it remained unfinished during the year। अब इसमें थोड़ा और लिखना है। तो गाइज अब अपने को जो ध्यान रखना है, समझना है, माथा रखना है वो ये है, समटाइम्स क्वेश्चन स्पेसिफाइज, लिखो, समटाइम क्वेश्चन स्पेसिफाइज, सब लिखो। कभी कभी क्वेश्चन बोलता है दोस्तों, क्या बोलता है क्वेश्चन? वर्क इन प्रोग्रेस इज वैल्यूड एट प्राइम कॉस्ट। समटाइम प्रॉब्लम स्पेसिफाइज दैट वर्क इन प्रोग्रेस इज वैल्यूड एट प्राइम कॉस्ट। ठीक है? जब ऐसा बोलेगा समटाइम्स वर्क इन प्रोग्रेस इज वैल्यूड एट प्राइम कॉस्ट, कभी अगर ऐसा बोलता है, नॉर्मली फैक्ट्री कॉस्ट पे होता है, तो हम क्या देखे थे कि फैक्ट्री ओवरहेड्स ऐड करने के बाद हम उसको ओपनिंग वाले को ऐड कर रहे थे, क्लोजिंग वाले को माइनस कर रहे थे। अगर प्राइम कॉस्ट में बोलेगा देन एडजस्टमेंट फॉर वर्क इन प्रोग्रेस इज डन बिफोर प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट के ऊपर ही इसका एडजस्टमेंट हो जाएगा, प्राइम कॉस्ट के ऊपर ही इसका एडजस्टमेंट हो जाएगा, प्राइम कॉस्ट के ऊपर ही इसका एडजस्टमेंट हो जाएगा। मतलब प्राइम कॉस्ट निकालने के पहले
प्राइम कॉस्ट निकालने के पहले हम ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस ऐड कर देंगे और क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस माइनस कर देंगे, फिर प्राइम कॉस्ट निकालेंगे। माने ये फैक्ट्री कॉस्ट में नहीं होके उसके पहले ही हो जाएगा। अगर सब में लिखा रहेगा वर्क इन प्रोग्रेस इज वैल्यूड एट प्राइम कॉस्ट, इसका मतलब डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, उसके बाद ऐड करेंगे ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस, लेस करेंगे क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस, और फिर आएगा प्राइम कॉस्ट। इज दैट ओके? क्लियर हो गया एकदम? एवरीबडी इज क्लियर रिगार्डिंग दिस? तो ये हो गया वर्क इन प्रोग्रेस। यहां तक समझ में आ गया? अब देखो ध्यान देना, यहां तक तो लोग समझ गए हैं, कोई डाउट भी नहीं है, पूरा क्लियर है। दो तरह का लॉसेस होता है। थर्ड पॉइंट है मेरा लॉसेस पर। एक होता है नॉर्मल लॉसेस, दूसरा होता है एबनॉर्मल लॉसेस। अब ये चीज आपको समझ लेना है, ये जिस भी चैप्टर में आएगा मैं बार बार इसको नहीं बताने वाला, ये आपको समझ लेना है। नॉर्मल लॉसेस क्या होता है? नॉर्मल लॉसेस आर दोज लॉसेस, नॉर्मल लॉसेस आर दोज लॉसेस which cannot be avoided, which cannot be avoided even after taking due precautions, even after taking due precautions, even after taking due precautions. Is it okay? Clear? Cannot be avoided even after taking due precautions. मतलब उसको हम अवॉइड नहीं कर सकते। It is because of inherent characteristics. It is because of inherent characteristics of the product. मतलब प्रोडक्ट के नेचर के कारण होता है। It is due to nature of product. It is due to nature of product. प्रोडक्ट के नेचर के कारण होता है, ठीक है? जैसे एग्जाम्पल, एवोपरेशन और लीकेज इन ऑयल इंडस्ट्री। एवोपरेशन एंड लीकेज इन ऑयल इंडस्ट्री। एवोपरेशन और लीकेज इन ऑयल इंडस्ट्रीज का एग्जाम्पल हो गया। और ये सब फर्म को होता है। इट ऑकर्स टू एवरी फर्म इन द इंडस्ट्री। 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 इट ऑकर्स टू एवरी फर्म in the industry simultaneously. It occurs to every firm in the industry simultaneously. सबको होता है। तो इसका ट्रीटमेंट क्या करते हैं? इसका ट्रीटमेंट यही करते हैं, कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट का रिक्वायर्ड नहीं होता है। It is spreaded over the good units. No specific treatment is required. No specific treatment is required. No specific treatment is required. It is spreaded over the good units. It is spreaded over the good units. Good units के ऊपर उसको बांट दिया जाता है। It is spreaded over the good units. माने अगर क्लोजिंग स्टॉक बचेगा तो क्लोजिंग स्टॉक में जो गुड यूनिट्स, क्लोजिंग स्टॉक तो गुड यूनिट्स ही बचा है, उसका वैल्यू बढ़ जाएगा, उसका कॉस्ट बढ़ जाएगा। इट हैज द इफेक्ट ऑफ इंक्रीजिंग द कॉस्ट ऑफ गुड यूनिट्स। ठीक है, क्लियर हो गया? ये समझ में आ गया? लिखना हो गया आप सभी का? तो नॉर्मल लॉस तो हो गया।
abnormal losses are those losses which can be avoided, after taking due precautions लेने के बाद उसको हम अवॉइड कर सकते हैं. which can be avoided after taking due precautions. Is it okay? Precautions लेने के बाद हम उसको अवॉइड कर सकते हैं. एक्सीडेंटल नेचर का होता है. इट इज नॉट ड्यू टू द नेचर ऑफ द प्रोडक्ट, इट इज ड्यू टू एक्सीडेंटल नेचर. कुछ एक्सीडेंटल नेचर का होता है, जैसे एग्जांपल लॉस ड्यू टू फायर, थेफ्ट, अर्थक्वेक. इज इट ओके? समझ में आ गई है? और ये सबको एक साथ नहीं होता. इट डज नॉट ऑकर टू एवरी फर्म साइमल्टेनियसली. It does not occur to every firm simultaneously. ये सारे फर्म को एक साथ नहीं होता है. एक साथ नहीं होता है इंडस्ट्री में सारे फर्म को. एबनॉर्मल लॉस को कॉस्ट का पार्ट कभी नहीं माना जाता है. एबनॉर्मल लॉस इज एक्सक्लूडेड फ्रॉम कॉस्ट, मतलब माइनस कर देते हैं. एबनॉर्मल लॉस इज एक्सक्लूडेड फ्रॉम कॉस्ट. कहीं पे भी है यही है, कॉस्ट से उसको हटा दिया जाता है. एबनॉर्मल लॉस इज एक्सक्लूडेड फ्रॉम कॉस्ट. कॉस्ट से उसको हटा दिया जाता है. एंड नेट लॉस इज चार्ज इन कॉस्टिंग पीएल. नेट लॉस इज चार्ज इन कॉस्टिंग पीएल. नेट लॉस इज चार्ज इन कॉस्टिंग पीएल. नेट लॉस जो है हम उसको कॉस्टिंग पीएल में चार्ज करते हैं. इज इट ओके? नॉर्मल लॉस क्या करता है? कॉस्ट पर गुड यूनिट्स बढ़ा देता है. पर एबनॉर्मल लॉस से कॉस्ट पर गुड यूनिट्स पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वो पूरा का पूरा एक्सक्लूड कर दिया जाता है कॉस्ट में से. इट इज नॉट कंसिडर्ड एज अ पार्ट ऑफ कॉस्ट. जितना एबनॉर्मल लॉस होता है वो कॉस्टिंग पीएल में हम चार्ज कर लेते हैं. कॉस्टिंग पीएल में हम उसको चार्ज कर लेते हैं. एबनॉर्मल लॉस इज कंसिडर्ड इन कॉस्टिंग पीएल. आई थिंक यहां तक क्लियर हो गया. इज इट ओके? आई थिंक समझ में आ गया एकदम अच्छे से. अब जैसे पॉइंट नंबर 4 है, ठीक है. सम में अगर लिख के दिया है नॉर्मल लॉस ऑफ मटेरियल तो क्या करेंगे? सम में लिखा है नॉर्मल लॉस ऑफ मटेरियल्स. अगर ऐसे लिख के दिया हुआ है तो क्या करेंगे? नो स्पेसिफिक ट्रीटमेंट इज रिक्वायर्ड. नो स्पेसिफिक ट्रीटमेंट इज रिक्वायर्ड. कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं है. कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं है. ठीक है, मतलब इसको हम लोग इग्नोर कर देंगे, इसको छोड़ देंगे, इसको छोड़ देंगे. इज इट ओके? कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट का जरूरत करने का दरकार नहीं है. कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं करेंगे, उसको इग्नोर करेंगे, इग्नोर करेंगे, इग्नोर करेंगे. ठीक है. उसके बाद अब हम करेंगे एबनॉर्मल लॉस ऑफ मटेरियल पे बात करेंगे. एबनॉर्मल लॉस ऑफ मटेरियल, नॉर्मल लॉस का कोई ट्रीटमेंट नहीं होता, कहीं पे भी नहीं होता, इसीलिए इग्नोर लिखा मैंने. अकाउंट्स में कंसाइनमेंट आप करते थे तो सेम बात थी, उसमें भी एबनॉर्मल लॉस का होता है. एबनॉर्मल लॉस ऑफ मटेरियल जो है उसका क्या करते हैं? उसको जो मटेरियल कंज्यूम्ड है उसमें से माइनस करेंगे. मटेरियल कंज्यूम्ड है उसमें से माइनस करेंगे. It will be deducted from material consumed. It will be deducted from material
कंज्यूम, मटेरियल कंज्यूम में से हम उसको माइनस करेंगे। इट विल बी डिडक्टेड फ्रॉम मटेरियल कंज्यूम। ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ? उसको मटेरियल कंज्यूम में से हम लोग माइनस करेंगे। सो गाइज, आप लोग को मैंने आज जो पढ़ाया है इतना आप पढ़ के आइए। कुछ सम्स करेंगे हम, कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करेंगे ताकि आपको कौशिक पूरा क्लियर हो सके। ठीक है, थैंक यू।